Good morning, class 7th. So today we are continuing your first chapter of geography, that is our environment. We have read this chapter up to here. हमने environment के बारे में पढ़ लिया था कि कितने major spaces हैं. Now we will start from the atmosphere. ओके एटमॉस्फेयर क्या होते हैं? एटमॉस्फेयर जो हमारा ये जो आसमान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गैसेस है, इनको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं अपना. ठीक है, ये जो आसमान में हमारी गैसेस है, ये सारा हमारा क्या है? एटमॉस्फेयर है. The earth envelope the completely surround the air envelope that completely surround earth is called the atmosphere. यानी कि आप the air envelope यानी कि जो एयर है जिसने हमारी जो अर्थ है उसको क्या कर रखा है? कवर कर रखा है. उसी एयर को हम कहते हैं हमारा एटमॉस्फेयर. तो आप इसकी डेफिनेशन स्पेशल पॉइंट में लिखेंगे, ये वाली. द एयर एनवेलप दैट कंप्लीटली सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. It is not possible to define the limit of the atmosphere because the atmosphere become progressively tenuous with increasing distance from the earth. यानी कि हम ये नहीं बता सकते कि हमारा एटमॉस्फेयर कहाँ तक है. ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम आसमान में ऊपर ऊपर जाते हैं, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा बढ़ती जाती है. ठीक है, द एटमॉस्फेयर इज एन इंसुलेटिंग ब्लैंकेट प्रोटेक्टिंग द अर्थ. यानी कि जो एटमॉस्फेयर है हमारे लिए एक इंसुलेटर का काम करता है. इंसुलेटर हम कैसे कहते हैं? जो कि हमें किसी चीज का इफेक्ट ना पड़ने दे. जैसे कि आप देखते हैं करंट की वायर के ऊपर प्लास्टिक चढ़ा होता है, वो प्लास्टिक क्या होता है? इंसुलेटर, जिससे हमें तार में जाने वाला करंट ना लगे. उसी प्रकार जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हमारे लिए एक इंसुलेटिंग इफेक्ट करता है. यानी ये हमको सूरज की तेज किरणों से बचाता है, उनको छानता है. किनको? सूरज की जो किरणें आती है उनको छानता है. क्योंकि अगर सूरज की किरणें बिना एटमॉस्फेयर को पास करते हुए हम तक पहुंच जाए तो हमको काफी ज्यादा प्रॉब्लम उससे हो सकती है. तो एटमॉस्फेयर हमको इंसुलेट करता है. किससे? सनलाइट से, इंटेंस लाइट और हीट. ठीक है, तो ये स्पेशल पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं. इट से लेकर इट सॉफ्टन द इंटेंस लाइट एंड हीट of different level within the limit of the atmosphere. Now atmosphere is bound to gravity of the earth. यानी कि जहां तक आपका एटमॉस्फेयर है, मान लीजिए हमारी अर्थ है, यहां तक हमारा एटमॉस्फेयर है अगर, तो एटमॉस्फेयर इज बाउंड टू ग्रेविटी. यानी एटमॉस्फेयर में ग्रेविटी है. अगर आप एटमॉस्फेयर से बाहर जाएंगे तो वहां ग्रेविटी नहीं होगी, आप स्पेस में चले जाएंगे. एटमॉस्फेयर में अगर आप हैं तो एटमॉस्फेयर से आपको पृथ्वी क्या कर सकती है? अपनी तरफ खींचेगी बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, तो आपने एक पॉइंट तो ये लिखना है एटमॉस्फेयर में, एक पॉइंट ये लिखना, और एक लास्ट पॉइंट आपने इसमें स्पेशल पॉइंट ये लिखना है कि एटमॉस्फेयर इज बाउंड टू अर्थ्स ग्रेविटी. ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस का कंपोजिशन क्या है, मतलब कौन कौन सी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है. एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस. An average of sample of pure dry air consists of nitrogen. Nitrogen है 78%, ऑक्सीजन है 21% and argon गैस है 0.9%. अदर गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम एंड ओजोन. यानी इसके बाद जो भी 0.01 जितनी भी गैसेस है वो कौन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम और ओजोन इन स्मॉल क्वांटिटीज. तो आपको क्या करना है? अपनी कॉपी में ऐसे ही आपने डालना है कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. फिर आपने 3 स्पेशल पॉइंट ऐसे बनाने हैं, उसमें लिखना है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.98% एंड रिमेनिंग क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हीलियम. ठीक है, 0.1% ये सारी गैसेज है आपकी. तो ये आपने पॉइंट्स में ऐसे लिखना है. ठीक है, आई होप द थिंग इज क्लियर टू यू. नाउ द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज रिलेटिवली कॉन्स्टेंट in the lower layer as the atmosphere contain variable quantity of water vapor in the lower layer. जो एटमॉस्फेयर है उसका जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब ये क्या रहता है? एक तरीके से रिलेटिवली कांस्टेंट रहता है. यानी इतना जो है हमको अपने एटमॉस्फेयर में मिलता है. लेकिन जो लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर होती है, लोअर लेयर यानी कि जो जहां पर हम चलते हैं फिरते हैं, वहां पे क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स भी होते हैं. ठीक है, वाटर वेपर्स भी होते हैं लोअर लेयर में. मोस्ट ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम ड्यू, इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम ओशन, रिवर, लेक्स. यानी ये वाटर वेपर्स आते कहां से? वेपोराइज होके. कहां से? जो रिवर वाटर होता है, जो ओशन वाटर होता है, लेक वाटर होता है, ये सूरज की गर्मी से वेपोराइज होता है और उस वेपोराइजेशन से ही हमारे एटमॉस्फेयर में क्या आ जाते हैं? वाटर वेपर्स आ जाते हैं. सम ऑफ इट गेट्स कंडेंस एंड
गिव्स राइज टू वेरियस फॉर्म ऑफ पर्सिपिटेशन, यानी कुछ इनमें से वाटर वेपर्स ऐसे होते हैं जो कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस मतलब ठंडे होने के बाद दोबारा से किस में बदल जाते हैं, पानी में बदल जाते हैं। और ये कंडेंसेशन हमें किस रूप में देखने को मिलती है, पर्सिपिटेशन। पर्सिपिटेशन यानी कि जो बारिश हमारे पास होती है वो किस वजह से होती है कि जब ये भाप हमारी कंडेंस होती है तो पर्सिपिटेशन यानी बारिश होती है। वाटर वेपर इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमोस्फेयर दो इट मे नॉट एक्सीड टू 3 to 4%, यानी हमारे एटमॉस्फेयर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाटर वेपर, जिसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या 3 से 4% से ज्यादा नहीं है। द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एट एनी गिवन प्लेसेस, यानी कि जितनी भी हमारी एयर है उसका 3 से 4% हमारा वाटर वेपर्स होते हैं। क्लाउड आर विजिबल इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में हमको क्लाउड्स क्या होते हैं, विजिबल होते हैं। द वाटर वेपर कंटेंट ऑफ एटमॉस्फेयर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि किस एरिया में कितने वाटर वेपर्स होंगे ये बात डिपेंड करती है वहां के जियोग्राफिकल कंडीशंस पे। इसका मतलब कि हर जगह वाटर वेपर्स अलग अलग होते हैं। अगर आप देखें कि रेगिस्तान में पहले ही पानी नहीं है तो वहां वाटर वेपर काफी कम होंगे, लेकिन अगर आप मुंबई चले जाए तो मुंबई के किनारे समुद्र है, समुद्र की वजह से मुंबई के ऊपर काफी ज्यादा वाटर वेपर्स रहते हैं। Solid particles like dust, carbon particles, salt, pollen grains etc. are also found in the atmosphere, यानी एटमॉस्फेयर में हमें और क्या क्या मिलता है, डस्ट मिलते हैं, कार्बन के पार्टिकल्स, यानी कि जब कभी लकड़ी वकड़ी कुछ सामान जला देते हो तो उसमें से जो कार्बन के पार्टिकल्स मिलते हैं वो भी कहाँ जाते हैं, आसमान में जाते हैं। पोलन ग्रेन्स आपके क्या होते हैं, ये जो आपके प्लांट्स वगैरह होते हैं उनके छोटे छोटे जो बीजाणु होते हैं जिनकी मदद से वो रिप्रोडक्शन करते हैं, वो सब भी हमें कहाँ पाए जाते हैं, एटमॉस्फेयर में ही मिलते हैं। आर आल्सो फाउंड इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द अर्थ एनवायरमेंट विदाउट विच लाइफ वुड नॉट बी फ्लोरिश्ड ऑन द अर्थ, यानी एटमॉस्फेयर हमारी पृथ्वी पे बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसके बिना हमारी पृथ्वी पे जीवन ही संभव नहीं है। ठीक है, तो आपको ये कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे लिखने की एटमॉस्फेयर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं टिक कर देता हूं। एटमॉस्फेयर आपने ऐसे लिखना है इसको, एटमॉस्फेयर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अर्थ। ठीक है, इतना लिखना है आपने हेडिंग में। फिर नीचे इनमें से कुछ पॉइंट लिखने हैं, जैसे कि आप ये फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, एटमॉस्फेयर एक्ट एज ए ब्लैंकेट ऑफ द अर्थ। फिर आप लिख सकते हैं ये पॉइंट तो हम पहले लिख चुके थे, एक्सट्रीम टेम्परेचर बिटवीन डे एंड नाइट वुड बी मच ग्रेटर इफ देयर हैड नॉट बी एटमॉस्फेयर। अगर हमारा एटमॉस्फेयर ना होता तो रात को और सुबह क्या होता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, यानी सुबह के समय तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, रात के समय बहुत ज्यादा ठंड होती है अगर हमारा एटमॉस्फेयर नहीं होता। तो ये वाला पॉइंट भी आप लिखेंगे इसमें। एटमॉस्फेयर कॉन्स्टिट्यूट द सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड ऑफ ऑक्सीजन ऑफ फॉर रेस्पिरेशन, यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए जितनी भी चीजें चाहिए होती है हमको एटमॉस्फेयर में ही मिलती हैं, इसीलिए एटमॉस्फेयर हमारे लिए जरूरी है। फोटोसिंथेसिस क्या है, एक प्रोसेस है जिसकी मदद से जो प्लांट्स है वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो उसके जितने भी जरूरी तत्व है वो हमें एटमॉस्फेयर से ही मिलते हैं। एज ए बेसिक कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलिक साइकिल द एटमॉस्फेयर ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम ओशन टू लैंड, यानी जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर ही जो है हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, कहां से, लैंड से लेके कहां तक, एटमॉस्फेयर ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम ओशन टू लैंड, ओशन से लेके लैंड तक जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन है वो हमारा एटमॉस्फेयर में ही होता है। जैसे ओशन में पहले सूरज की गर्मी से पानी इवेपोरेट होकर आसमान में बादल बनते हैं, फिर उसी बादल की बारिश होकर जमीन पर, लैंड पर क्या होती है, बारिश होती है। तो इस ट्रांसपोर्टेशन भी हमारा कहाँ होता है, एटमॉस्फेयर में होता है। तो आप सिंपली एक फर्स्ट पॉइंट लिख लेना इसमें, सेकेंड पॉइंट लिख लेना और थर्ड पॉइंट लिख लेना, दैट इज इनफ। ओके, so I think that is enough for today. In the next session we will continue from lithosphere. अगली क्लास में हम लिथोस्फेयर से आगे पढ़ेंगे।